हेलो इंजीनियर्स, स्वागत है आप सभी का मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे बेहतरीन और भरोसेमंद पॉलिटेक्निक चैनल पॉली वाला टेक्निक में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफी अच्छे होंगे, काफी बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सिंपल, सरल और आसान भाषा में हम सारी चीजों को देखने वाले हैं, सारी चीजों को समझने वाले हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपके दिमाग में सारी चीजें फिट होती जाएंगी। इसके अलावा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको भी मैं हाइलाइट करते चलूंगा, उसको मैं आपको बताते चलूंगा कि हाँ, उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स के लिए आप सभी स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। और अगर आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स, प्री बोर्ड के पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओरिजिनल बुक वगैरह ये सारी चीजें चाहिए तो आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे मिनिमम चार्जेस में सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर का इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम सब्जेक्ट का यूनिट नंबर फर्स्ट का ये आपका लेक्चर नंबर सेकेंड रहने वाला है। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने बेसिक चीज़ों को देखा था कि ये आपका सब्जेक्ट किस टाइप का है, किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में अराइज होते हैं। आईटी के बारे में पढ़ा था और कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के इतिहास के बारे में बहुत सारी चीज़ों को हमने पढ़ा था। ये आपका लेक्चर नंबर सेकेंड रहने वाला है। अगर आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट को नहीं देखा है तो उसको जाकर के जरूर देख लेंगे कि आपके कुछ कंसेप्ट वगैरह क्लियर हो जाएंगे। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे ऊपर ऊपर चीजों को पढ़ रहे हैं। जैसे कैसे पढ़ रहे हैं, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कीबोर्ड के बारे में बताइए तो आप नॉर्मली लगभग सभी बच्चे बता देंगे कि हाँ, ये इसे हम कीबोर्ड कहते हैं। लेकिन एग्जाम में ये आपको मैंने बताया था कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 5 नंबर से ही पूछा जाएगा। एक एक नंबर, दो दो नंबर, ढाई ढाई नंबर इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो कम से कम उस टॉपिक के बारे में अगर आपसे कह दूं मैं कीबोर्ड के बारे में लिखने के लिए, तो आप लिख लेंगे। हो सकता है उसका डिफिनीशन लिख लेंगे, कहीं कि 1 2 लाइन, 5 लाइन, 10 लाइन लिख देंगे। लेकिन इसमें आपको गहराई से पढ़ना होता है, इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना। अगर मैं आपसे कहूं कि हाँ बताइए कि कंप्यूटर के प्रकार, तो भी आप बता देंगे। सीपीयू के बारे में बताइए तब भी आप थोड़ा बहुत बता देंगे। लेकिन आपको ऐसे इसमें नहीं पढ़ना है, इन सारी चीजों के बारे में। इसलिए ये सारे आपके टॉपिक्स दिए गए हैं, इनको आपको गहराई से पढ़ना होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे सीपीयू पूछा जाता है तो सीपीयू के टाइप, सीपीयू के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसका क्या यूज होता है, क्या काम होता है, इन सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ना है, ना कि ऊपर ऊपर आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। इसी के चलते पिछली बार की बात करें तो इसी के चलते, इसी गलती के चलते बच्चे सोच रहे थे कि अरे हमने तो कह लिया कि अपना काम कर दिया है, बहुत अच्छे से लिखा है। और इसी गलती के चलते यहाँ पे कह लीजिए कि 5 नंबर का क्वेश्चन था, 5 में से किसी को 1 मिला था, किसी को 2 मिला था, 2 से ज्यादा नंबर नहीं मिला था। क्योंकि अगर ऐसे पूछा गया था कि हाँ सीपीयू को विस्तार में समझाइए। ठीक है, अब बच्चे सीपीयू का डिफिनेशन लिख दिए थे नॉर्मली, उसमें कौन कौन से छोटे मोटे पार्ट्स होते हैं उसको लिख दिए थे। नहीं, आपको विस्तार में 5 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, एक एक नंबर, दो दो नंबर के क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। तो आपको सही से उसको एक्सप्लेन करना होता है, डिटेल में उसको बताना होता है। और ये कब होगा? जब आप गहराई से चीजों को पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे तभी। ऊपर ऊपर अगर आपसे कोई भी टॉपिक कह लिया जाए, जैसे कि आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा जितने टॉपिक्स, लगभग सभी टॉपिक्स आपको आता होगा, अर्थात आपको मालूम होगा। तो ऐसे नहीं कि हाँ आप ऊपर ऊपर जैसे तैसे लिख देंगे आपका काम चल जाएगा, नहीं। आपको इन सारी चीजों को गहराई से पढ़ना होता है। ठीक है, ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। सारे नोट्स वगैरह आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे मिनिमम चार्जेस में देखने को मिल जाएंगे। ओरिजिनल नया बुक भी आ गया है, वो भी देखने को मिल जाएगा। नोट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे प्रिंटेड फॉर्म में। प्रिंटेड फॉर्म में तो अभी थोड़ा सा समय लग रहा है, फिर भी मैं आपका प्रिंटेड फॉर्म में वहाँ पे करके आपका अपलोड करा दूंगा। जैसे जैसे आपका यूनिट समाप्त होता रहेगा, लेक्चर वगैरह, वैसे वैसे मैं वहाँ पे आपका अपलोड करा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ना क्या था हमें? इंट्रोडक्शन। अभी हम क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे। डिटेल में आपको पढ़ना है, क्योंकि जब पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे पूछ दूं कि हाँ कंप्यूटर के उपयोग बताइए, तो आप उपयोग सोच करके बहुत सारे लिख देंगे। लेकिन लिखते लिखते कौन कौन से, जो अगर हेडिंग आपको नहीं मालूम है तो आप एक ही हेडिंग को 5 बार लिखेंगे, इधर उधर उल्टा पुल्टा करके लिखेंगे, तो उस पर आपके नंबर नहीं मिलेंगे। तो हेडिंग कम से कम आप देखते चलेंगे। जैसे हेडिंग देखते चलेंगे तो आपके दिमाग में सारी चीजें फिट होती जाएंगी। अगर आपसे पूछा जाता है कि हाँ कंप्यूटर का उपयोग क्या है, कंप्यूटर का महत्व क्या है, तो अगर आपको हेडिंग याद रहेंगे, पॉइंट्स याद रहेंगे, तो आप कई सारे करिए के पॉइंट्स कई सारे पेज में करिए के उसका आंसर दे सकते हैं। तो हम इंट्रोडक्शन देख रहे थे, कहाँ पे थे? उसके बाद से हम जनरेशन, कंप्यूटर जनरेशन के बारे में, फिर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। सिंपल, सरल और आसान भाषा में आपके दिमाग में सारी चीजें फिट होती जाएंगी। ठीक है, एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा कि क्या चीजें होती हैं। फिर उसके बाद से उसको डिटेल में भी हम देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में डिटेल में ही पूछे जाएंगे। तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, लगभग कंप्यूटर के उपयोग के बारे में पढ़ रहे थे। चलिए हम चलते हैं इंटरफेस पे और सारी चीजों को एक एक करके देखते हैं।
यहाँ से देखिए हमें इस लेक्चर में पढ़ना है यूजेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, शुरू में मैंने आपको बताया था कि आईटी किसे कहते हैं, अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। जो भी आप काम करते हैं जैसे मोबाइल से या फिर इंटरनेट से या फिर कंप्यूटर से, वही आपका क्या कहलाता है, आईटी कहलाता है, जो कि आपका सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम। तो जो भी आप काम करते हैं इंटरनेट, मोबाइल या फिर कहिए कि कंप्यूटर से संबंधित जो भी आप उपयोग, उसका जैसे भी उपयोग करें, जिस भी कहिए के एरिया में जिस भी काम के लिए उपयोग करते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, आईटी कहलाता है। अर्थात हर एक वो काम जो आप मोबाइल, इंटरनेट और कंप्यूटर की सहायता से करते हैं, वही आपका आईटी कहलाता है। और बेसिक बेसिक हमने इंट्रोडक्शन को देखा था कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, सभी टाइप्स के कंप्यूटर का इतिहास हमने देखा था कि कौन कौन से कंप्यूटर, एनालिटिकल इंजन या फिर मैकेनिकल कंप्यूटर, आपके सुपर कंप्यूटर, ये कब कब आए हुए थे। अब कंप्यूटर के उपयोग क्या है, तो आपको मालूम है कि कंप्यूटर का जो उपयोग है ऑलमोस्ट हर एक क्षेत्र में होता है, हर एक फील्ड में होता है। आप जहां भी देखेंगे, आप अपने कॉलेज में ही देख लेंगे, वहां पे भी आपके कॉलेज में भी कंप्यूटर होगा। ठीक है, कंप्यूटर का उपयोग संचार के लिए भी होता है, मनोरंजन के लिए भी, शिक्षा के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी, व्यवसाय के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी, स्वास्थ्य सेवा में भी होता है। और विज्ञान, जैसे विज्ञान में शोध करना, ठीक है, चीजों को खोज करना, ठीक है, उसके बारे में एक्सपेरिमेंट करना, वहां पे भी होता है। आदि अनेक जगहों पर कई प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है। अनेकों प्रकार के कार्य इससे किए जाते हैं, जैसे कहीं पे कैलकुलेशन करने के लिए, कहीं पे मौसम का पता लगाने के लिए, कहीं पे किसी और काम के लिए, कहीं पे किसी और काम के लिए। डॉक्टरों की बात करें तो वहाँ पे कई जगह आपने कंपनी में भी देखा होगा कि हाँ, डेटा वगैरह को फीड करने के लिए, मतलब वहाँ पे डेटा अपलोड करने के लिए बहुत सारे इंप्लॉय हैं, कर्मचारी है, उनका के लिए रिकॉर्ड रखने के लिए। अस्पतालों में भी आपने देखा होगा, वहाँ पे भी रिकॉर्ड निकालने के लिए, जैसे आपने एक्सरे वगैरह भी कराया होगा तो वहाँ पे देखा होगा आपने, एक्सरे इसी की मदद से, कंप्यूटर से ही मतलब आपका होता है, स्कैन करके सारी चीजें होती है। मतलब कंप्यूटर कहने का मतलब है, कंप्यूटर का उपयोग आपका मनोरंजन में भी होता है, ठीक है, आपका संचार में भी होता है, फिर आपका शिक्षा में भी होता है, फिर आपका व्यवसाय में भी होता है, स्वास्थ्य सेवा में भी होता है, और विज्ञान आदि अनेक जगहों पर और कई प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है। आप कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे किया जाता है, चलिए उसको हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में। अब अगर आपको ये हेडिंग मालूम है कि हाँ, कंप्यूटर का उपयोग अगर आपसे पूछा जाता है तो आप कहेंगे ये पहला हेडिंग है, ठीक है, और पहले हेडिंग के अंतर्गत कई सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में फिट रहेंगे। और भी अभी मैं आपको हेडिंग बताऊंगा क्या क्या लिखना है। तो शिक्षा के क्षेत्र में होता है, कैसे होता है भाई, ऑनलाइन शिक्षा, जैसे आप ऑनलाइन क्लासेज वगैरह लेते हैं, अभी आप कहिए कि ऑनलाइन तरीके से, एक तरीके से लेक्चर वगैरह देख रहे होंगे, मेरा ही लेक्चर मोबाइल फोन पे, तो भी आपका क्या हो गया, इसमें भी आपका कंप्यूटर का, मोबाइल क्या है, मोबाइल भी एक नॉर्मल आपका कंप्यूटर है। इसमें देखिए जो कंप्यूटर होते हैं, कहने का मतलब है कि कंप्यूटर मतलब वही कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर से मतलब ये है कि जो भी आपकी टेक्नोलॉजी हो गई, आईटी वाली चीज हो गई, वो आपका कंप्यूटर है। मोबाइल भी एक आपका छोटा सा कंप्यूटर है, जो कि आपके दैनिक जीवन के यूज के लिए बनाया गया है। कि हाँ, आप चूंकि ऐसे अगर आपको कंप्यूटर, बड़ा सा कंप्यूटर बना के दे दिया है तो वो तो आप जेब में लेके घूमेंगे नहीं। तो मोबाइल भी एक प्रकार का आपका छोटा सा एक तरीके से कंप्यूटर ही है। इसमें कंप्यूटिंग पावर क्या है, कम है, बस आपके डेली जीवन के, डेली लाइफ की यूज के लिए इसको बनाया गया है। और ऊपर चले जाएंगे जैसे, और हाई लेवल के कंप्यूटर, जैसे आपने सुना भी होगा कि कुछ कंप्यूटर 50,000 के मिल जाएंगे, 1 लाख के भी, 1.5 लाख के भी, 2 लाख के भी, 3 लाख के भी, 5 लाख के भी। तो यूज के हिसाब से जैसे जैसे आपको यूज करना है, जैसे हमें मान लीजिए कि केवल नॉर्मल गेम खेलना है, या फिर पबजी वगैरह खेलना है, या फिर कहीं कॉल पे बात करना है, तो उसके लिए मोबाइल लेंगे, मोबाइल वाला कंप्यूटर अर्थात मोबाइल लेंगे। या फिर और थोड़ा एडवांस लेवल का लेना है, थोड़ा सा लेक्चर वगैरह हमें देखना है और थोड़े मोड़े काम करना है, तो हम टैबलेट ले लेंगे। और ऊपर कोई यूज करना है, कोई काम करना है, ऑफिशियल कोई काम करना है, तो हम लैपटॉप वगैरह ले लेंगे। या फिर बहुत भारी मात्रा में कुछ बढ़िया से काम करना है कंप्यूटर पे बैठ करके, तो मेन जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है उसको ले लेंगे। या फिर और बढ़िया से करिए कि हमें थोड़ा हाई लेवल का करिए कि कंप्यूटर चाहिए, तो हम महंगा वाला, उसी में महंगा वाला कंप्यूटर लेंगे, 2 लाख 2.5 लाख वाला कंप्यूटर लेंगे, जिसमें सीपीयू भी अच्छा हो, स्टोरेज भी अच्छा हो, ठीक है, एसएसडी और एचएसडी, वो भी सारी चीजें सही हो। अभी हम एसएसडी और एचएसडी के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि हाँ, आपको मतलब किस टाइप की जरूरत है, ठीक है। तो मोबाइल भी आपका आपका कहिए कि एक प्रकार का छोटा सा कहिए कि कंप्यूटर है, जिसमें कंप्यूटिंग पावर क्या है, कम है, अर्थात आपके उपयोग के लिए वो बनाया गया, ठीक है। तो ऑनलाइन क्या करते हैं, ऑनलाइन में आप कहिए कि ऑनलाइन शिक्षा में कहिए कि कंप्यूटर का उपयोग होता है। डिजिटल क्लासरूम हो गया, ई लर्निंग कोर्सेज हो गए, वेबिनार हो गया, इसमें आपका कहिए कि कंप्यूटर का उपयोग होता है। फिर रिसर्च हो गया, रिसर्च इंटरनेट के माध्यम से किसी भी विषय पर व्यापक शोध करना, इसमें भी कंप्यूटर का उपयोग है। ऑनलाइन परीक्षाएं, आप जो जितने भी स्टूडेंट इस लेक्चर को देख रहे होंगे, वो किसके माध्यम से आए होंगे, वो आए होंगे आपके जीकअप के थ्रू एंट्रेंस एग्जाम दे करके। किसके थ्रू, जीकअप के थ्रू एंट्रेंस एग्जाम दे करके ही आए होंगे। तो जीकअप का एंट्रेंस एग्जाम पहले तो आपका 2022-23 की पहले की बात करें तो पहले आपका ऑफलाइन होता था, ठीक है, और अब आपका क्या हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। सभी बच्चों का ऑनलाइन हुआ होगा। तो ये किस पे आप बैठ करके दिए होंगे भाई,
मोबाइल पे तो दिए नहीं होंगे। इसको आप मोबाइल भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही है, लेकिन अगर मोबाइल पे ये तो आप कहाँ, ये तो आप कंप्यूटर पे विशेष करके कंप्यूटर पे ही बैठ करके दिए हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे भी क्या हो गया, इसको उपयोग हो गया भाई, कंप्यूटर नहीं रहता तो ये सारी व्यवस्थाएं नहीं बन पाती। फिर उसके बाद से देखिए प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण यानी कि पीपीटी बनाना, पीपीटी के जरिए प्रोजेक्ट और असाइनमेंट तैयार करना, ये भी सारे काम आप एमएस पावर पॉइंट वगैरह करते हैं, एमएस ऑफिस में करते हैं, कह लीजिए कि ये भी आपको आगे पढ़ना भी है तो इसका भी उपयोग क्या होता है, इसमें भी आपका कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो ये आपके केवल ये पहला आपका हेडिंग हो गया और पहले हेडिंग के अंतर्गत इतने सारी चीजें हो गई कि हाँ आपका ऑनलाइन शिक्षा में उपयोग होता है, रिसर्च में, फिर ऑनलाइन परीक्षा में, फिर प्रेजेंटेशन में, यहाँ पे कह लीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र में आपका कंप्यूटर का उपयोग होता है। और भी जितने पॉइंट्स आप बना करके लिखना चाहें लिख सकते हैं। फिर उसके बाद से देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में, अर्थात कह लीजिए कि इन हेल्थ केयर, इसमें भी आपका काफी ज्यादा उपयोग होता है। जैसे डिजीज डायग्नोसिस यानी कि कह लीजिए कि आपने देखा होगा कि हाँ मुझे ये बीमारी है, मैं जा रहा हूँ सीटी स्कैन कराने, एमआरआई कराने, एक्सरे कराने, ठीक है। तो इसका पता लगाने में भी कह लीजिए कि कंप्यूटर का उपयोग होता है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि रोग निदान में, अर्थात डिजीज डायग्नोसिस में, यानी कि जैसे एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, एक्सरे हो गया, और एक्सरे जैसे उपकरणों द्वारा बीमारी का पता लगाना, आप कराए होंगे एक्सरे वगैरह तो आपको मालूम होगा, या फिर सीटी स्कैन वगैरह, ये सारे काम आपके कंप्यूटर से होते हैं। फिर रोगी का रिकॉर्ड रखना, जैसे मरीजों का डिजिटल डेटाबेस तैयार करना, उसको रिकॉर्ड को कहीं व्यवस्थित रखना, स्टोर करना। फिर सर्जरी वगैरह में, रोबोटिक सर्जरी में कंप्यूटर की मदद ली जाती है। फिर उसके बाद से मेडिकल रिसर्च हो गया, कोई नई दवाई हो गई, कोई रिसर्च हो गया, नई दवाइयों और उपचारों के शोध में सहायता करता है ये कंप्यूटर आपका। तो यहाँ पे कहिए कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का काफी ज्यादा योगदान है। फिर व्यवसाय के क्षेत्र में, अर्थात इन बिजनेस और बैंकिंग में, बैंकिंग में अगर आप जाएंगे, बैंक में अगर आप गए होंगे या फिर जाते होंगे, तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो जितने भी आपके काम होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, आपके कंप्यूटर के द्वारा ही, अर्थात लैपटॉप कंप्यूटर के द्वारा ये सारे काम होते हैं। जैसे आपका लेन देन हो गया, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट हो गया, ऑनलाइन भुगतान हो गया, फंड ट्रांसफर हो गया, और ई बैंकिंग हो गया, ये सारे काम आपके कंप्यूटर के द्वारा ही होते हैं। सारे रिकॉर्ड आपके कंप्यूटर ही रखते हैं, ठीक है। फिर देखिए वेतन एवं लेखा प्रबंधन यानी कि पेरोल एंड अकाउंटिंग, वेतन भुगतान हो गया, खातों का हिसाब किताब रखना, वही मैंने आपको बताया, ये सारे काम आपके कंप्यूटर ही करते हैं। ई कॉमर्स हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट का संचालन वगैरह हो गया, ये भी कंप्यूटर के द्वारा ही होता है। ग्राहक संबंध प्रबंधन यानी कि सीआरएम, ग्राहकों की जानकारी और उनके साथ संवाद का रिकॉर्ड रखना, सारे रिकॉर्ड जितने होते हैं ये सारे क्या होते हैं, आपके कंप्यूटर ही रखते हैं। तो व्यवसाय और बैंकिंग में भी कंप्यूटर का काफी ज्यादा उपयोग है, काफी ज्यादा करिए कि योगदान है। इसके बिना आपका करिए कि बिना कंप्यूटर के करिए कि आपका आईटी के जो आपका बैंक है उसका संचालन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। उसके लिए कंप्यूटर और इंटरनेट चाहिए ही चाहिए। फिर मनोरंजन के क्षेत्र में, तो ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, मनोरंजन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट का काफी ज्यादा उपयोग होता है। जैसे आप गेम वगैरह खेलते हैं, गेम वगैरह तो लगभग सभी बच्चे खेलते होंगे या फिर नहीं खेलते होंगे अभी फिलहाल में, तो पहले तो आपने खेला होगा, अगर आपके पास पहले मोबाइल फोन वगैरह होगा तो वीडियो गेम्स हो गए, या फिर और मोबाइल गेम्स का विकास और उपयोग इसमें भी करिए कि काफी ज्यादा करिए कि उपयोग है कंप्यूटर का, कि हाँ बच्चे गेम खेलेंगे। आपने देखा होगा जो बड़े घर के लड़के होते हैं वो पहले से, मतलब उनके अभी फिलहाल जो नॉर्मल फैमिली के होंगे, हो सकता है वो मोबाइल में खेलते हो, या फिर ये भी हो सकता है वो ना खेलते हो। लेकिन अगर आप किसी एडवांस फैमिली या फिर जो बड़े घर के लड़के हैं उनको देखेंगे तो उनके पास एलसीडी रहता है या फिर कंप्यूटर रहता है, उसमें वो वीडियो गेमिंग वगैरह करते हैं, वीडियो गेम वगैरह खेलते हैं। फिर देखिए फिल्म का निर्माण होता है, जो फिल्म आपके बनते हैं, विशेष प्रभाव जैसे वीएफएक्स डालना, एनिमेशन और संपादन करना, ये भी आपका कंप्यूटर के उपयोग से ही होता है, कंप्यूटर की सहायता से ही होता है। म्यूजिक अगर हो गया, संगीत बनाना, रिकॉर्ड करना और एडिट करना, ये भी आपका कंप्यूटर के उपयोग से ही होता है। फिर स्ट्रीमिंग, ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गया, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब हो गया, पर कंटेंट देखना, ये भी आपका कंप्यूटर और मोबाइल और इंटरनेट की मदद से ही होता है। फिर देखिए विज्ञान और अनुसंधान में, यानी कि इन साइंस एंड रिसर्च, ठीक है, जैसे डेटा एनालिसिस हो गया, बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करना और नतीजे निकालना, ये भी कंप्यूटर की मदद से ही होता है। इस सिमुलेशन, जटिल प्रक्रियाओं जैसे मौसम पुनर्नुमान, फिर आपका अंतरिक्ष यान हो गया का कंप्यूटर मॉडल बनाना और इससे मौसम विभाग का करिए कि मौसम का पता लगाना, ये भी काम आपका कंप्यूटर ही करता है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, जैसे रोबोटिक्स हो गया, मशीन लर्निंग हो गया और भविष्यवाणी करने वाले सिस्टम बनाना, ये भी आपका क्या होता है, उसमें कंप्यूटर के ही सहायता से सारी चीजें बनाई जाती हैं, सारे काम किए जाते हैं। बिना कंप्यूटर का आपका कोई काम हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये आपने देख लिया विज्ञान और अनुसंधान में, इन साइंस एंड रिसर्च में। फिर सरकारी क्षेत्र में, यहाँ पे भी आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हाँ सरकारी क्षेत्र में हर एक फील्ड में, जैसे ई गवर्नेंस आपका नेंस हो गया, जैसे
आपने देखा होगा अभी आपका आधार कार्ड हो गया, या फिर जो आपने डिजी लॉकर की वेबसाइट के बारे में नाम सुना होगा, तो सारी क्या चीज़ें रहती है, सारी चीज़ें आपकी वहीं पे अपलोड रहती हैं। तो इसमें भी क्या है, आपके कंप्यूटर का योगदान है, कंप्यूटर का उपयोग है। तो यहाँ देखिए ऑनलाइन आप फॉर्म फिलअप करते हैं, आवेदन और सेवाएं प्राप्त करते हैं, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट वगैरह, ये सारे काम आपके कंप्यूटर के उपयोग से ही होते हैं। और कंप्यूटर के उपयोग से ही आपके सारे डेटा क्या होते हैं, ऑनलाइन तरीके से वहां पे व्यवस्थित रहते हैं, स्टोर रहते हैं। ठीक है, फिर देखिए योजनाओं का क्रियान्वयन यानी कि स्कीम इम्प्लीमेंटेशन, सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे नागरिकों तक पहुंचता है, ये भी आपका कंप्यूटर के उपयोग से ही पहुंचता है। फिर अच्छा डिफेंस की बात करें तो जैसे मिसाइल सिस्टम हो गया, सैटेलाइट और सुरक्षा प्रबंधन हो गया, इसमें भी इसका उपयोग होता है। फिर संचार में भी उपयोग होता है, जैसे आप ईमेल भेजते हैं तुरंत किसी को, तो इसमें इसका उपयोग है कंप्यूटर का। फिर सोशल मीडिया की बात करें तो फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों से जुड़े रहना, ये भी आप इसमें भी कंप्यूटर का उपयोग है। तो कंप्यूटर से मतलब फिर से एक बार मैं आपको रिपीट करके बता दूं, कंप्यूटर से मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है कि हाँ केवल कंप्यूटर वही जो आप देखते हैं वही कंप्यूटर नहीं है। कंप्यूटर से मतलब है आपका लैपटॉप हो गया, आपका टैबलेट हो गया, आपका मोबाइल हो गया, जो भी आपका हो गया किसी भी कंपनी का, या फिर कैसा भी टैबलेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सारे आपके कंप्यूटर ही हैं। बस आपके उपयोग के आधार पे ये सारी चीज़ें इसका वर्गीकरण है कि हाँ भाई हमें नॉर्मल उपयोग के लिए चाहिए कि हाँ हल्का सा इंटरनेट चल जाए, थोड़ा बहुत हम वीडियो वगैरह देख ले और कॉल पे बात कर ले, तो उसके लिए आपका जो कंप्यूटर है अर्थात जिसे हम मोबाइल कहते हैं, ठीक है, सेलफोन कहते हैं। फिर उसके पहले आप जाएंगे तो जो पहले था आपका वो टेलीफोन था, जिसमें केवल आप कॉल कर सकते थे, वीडियो कॉलिंग वगैरह ये सारे ऑप्शंस नहीं थे। अब जो आपका मोबाइल आ रहा है, जो आप सेलफोन चला रहे होंगे, उसमें आप लेक्चर को देख रहे होंगे, यूट्यूब चला रहे होंगे, सारी चीज़ों को, वो आपका एक तरीके से कंप्यूटर ही है। बस कहिए कि आपके उपयोग के आधार पे बनाया गया है कि हाँ आपको जितनी चीज़ों की ज़रूरत है भाई कम लागत में आपका बन जाए। आपको बड़ा कंप्यूटर टाइप का बनाना है मोबाइल भी, तो उसमें भाई आपका लागत काफ़ी ज़्यादा लगेगा, उसके लिए आपको कंप्यूटर ही लेना पड़ेगा, मतलब बड़े कंप्यूटर को लेना पड़ेगा। तो ये भी एक तरीके से आपका कंप्यूटर ही है, आपका टैबलेट हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, ये भी आपका कंप्यूटर है। बस उपयोग और उद्देश्य के आधार पर ये कहिए कि जितना हमें काम चाहिए उस हिसाब से बनाया गया है। अगर आपको एडवांस लेवल के काम करने हैं तो उसके लिए आपको बड़ा सा कंप्यूटर खरीदना होगा। ठीक है, तो आप सारे काम क्या करते हैं, जैसे सोशल मीडिया वगैरह चलाते हैं, ये भी सारे चीज़ें क्या करते हैं आप कंप्यूटर के माध्यम से चलाते हैं। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, जूम, गूगल मीट जैसे ऐप्स के जरिए दूर बैठे लोगों से मीटिंग करना, ये भी आप क्या करते हैं कंप्यूटर के उपयोग से ही सारे काम को करते हैं। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लिया। अब रोजमर्रा की जिंदगी में भी उदाहरण देख लीजिए नॉर्मल सा, जैसे सूचना प्राप्ति, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तुरंत, तो आप क्या करते हैं इंटरनेट पर किसी भी जानकारी को क्या करते हैं आप सर्च करते हैं। यहाँ देखिए सूचना प्राप्ति यानी कि इंफॉर्मेशन एक्सेस, इंटरनेट पर किसी भी प्रश्न का उत्तर तुरंत ढूंढना। फिर देखिए ऑनलाइन बुकिंग, जैसे ट्रेन, हवाई जहाज, होम या फिर आदि का टिकट बुक करना, ये भी आप इंटरनेट कंप्यूटर के माध्यम से ही करते हैं। फिर देखिए स्मार्ट घरों के उपकरणों को ऑटोमेटिक और रिमोट से नियंत्रित करना, ये भी आप कंप्यूटर की मदद से ही करते हैं। फिर देखिए नेविगेशन, जीपीएस और गूगल मैप की मदद से रास्ता ढूंढना, ये भी आप कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से ही करते हैं। कहने का सीधा मतलब है कि कंप्यूटर का हर जगह, हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में काफी ज्यादा उपयोग है। इसके बिना आपका कहिए कि कोई काम चल ही नहीं पाएगा। वर्तमान की स्थिति की बात करें तो इसके बिना आपका कोई काम नहीं चल पाएगा। फिर महत्व के बारे में बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का महत्व क्या है। तो महत्व का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास, सपोज की एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपके पास दो चीजें हैं। आपके पास मान लीजिए कि आपके पास दो चीजें हैं, एक ये चीज हो गया, ठीक है, एक ये चीज हो गया, सेम चीजें हैं, ठीक है। ये काम कर रहा है आपका, मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये काम कर रहा है आपका एक दिन में 5 काम कर दे रहा है, ये एक दिन में आपका 50 काम कर रहा है, ठीक है। ये जब आपका 5 काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, तो इसमें से ये 2 गलती कर दे रहा है। ये जब आपका 5 काम कर रहा है तो इसमें से ये पांचों मतलब सही कर रहा है, इसमें से ये एक भी गलती नहीं कर रहा है। तो आप किसको ज्यादा महत्व देंगे, कहेंगे नहीं भाई ये वाला सही है, इसका महत्व काफी ज्यादा है, ये बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि ये एक दिन में 50 काम कर रहा है, ये एक दिन में केवल 5 ही काम कर रहा है। ये 5 जब काम कर रहा है कोई, तो उसमें से 2 गलती कर दे रहा है, और ये 5 काम कर रहा है तो कोई गलती नहीं कर रहा है। तो इसका महत्व कह लिए कि हमारे जीवन में काफी, अर्थात कह लिए कि हमारे लिए इसका महत्व काफी ज्यादा है, क्योंकि ये क्या करता है, तेजी से काम भी करता है इसकी अपेक्षा में, ठीक है, इसकी अपेक्षा में तेजी से काम भी करता है और कोई गलती भी नहीं करता है। इसी प्रकार से आपका कंप्यूटर का महत्व क्या है, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि कंप्यूटर के महत्व की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कंप्यूटर का महत्व का मतलब है कि कंप्यूटर आज के युग में एक आवश्यक और शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे जीवन को आसान, तेज और बेहतर बनाता है। यह ज्ञान और तकनीक की कुंजी है। अब कंप्यूटर के महत्व क्या क्या है, तो गति और सटीकता। सबसे पहला इसका महत्व क्या है
ये भाई काम जो करता है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि जो कंप्यूटर काम कर रहा है सेम काम वही आप कर ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं? जो काम आपका कंप्यूटर कर रहा है सेम काम वही आप कर ले रहे हैं। इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर लूं। गति और सटीकता, जो काम आपका कंप्यूटर कर रहा है वही काम क्या कर ले रहे हैं? आप कर ले रहे हैं सेम स्पीड के साथ, सेम एक्यूरेसी के साथ। तब भाई कंप्यूटर को कोई महत्व नहीं देगा। अगर सेम काम, जो काम हम फिलहाल में मान लीजिए कंप्यूटर से करते हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि सेम काम आप भी कर ले रहे हैं उतनी गति के साथ, उतनी सटीकता के साथ, तो भाई हम दूसरा ऑब्जेक्ट या फिर दूसरा उपकरण क्यों खरीदने जाएंगे? मार्केट में पैसा क्यों वेस्ट करेंगे? जब जो काम कंप्यूटर कर रहा है वो काम हम ही कर ले रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो काम फिलहाल की अब रियल में बात कर रहे हैं कि जो काम आपका कंप्यूटर कर सकता है वो काम आप नहीं कर सकते हैं, चाहे कैलकुलेशन हो चाहे कोई भी काम हो। तो कंप्यूटर का महत्व तो सबसे ज्यादा क्यों क्यों है? क्योंकि इसमें गति होती है, ये गति के साथ आपका काम करता है। आप जिस काम को एक दिन में या फिर एक हफ्ते में करेंगे वो आपका करिए कि मिनटों में, सेकंडों में आपका निपटा देगा। और सटीकता यानी कि गलती के बिना, एक बार इसको प्रोग्राम कर दिया गया है उसके बाद से ये बिना गलती के, बिना रुके हुए, बिना थके हुए आपका काम निरंतर तरीके से करते रहेगा। तो इसीलिए इसका ज्यादा महत्व है कि हाँ ये गति के साथ काम करता है और सटीकता के साथ काम करता है। इसीलिए इसके कंपैरिजन में अगर ह्यूमन को रखे या फिर किसी और उपकरण को रखे जो इससे तेज करिए कि इससे तेज काम भी नहीं कर सकता और इससे ज्यादा सटीकता के साथ काम भी नहीं कर सकता, तो उसका महत्व कम हो जाएगा हमारी लाइफ से कि बारे यार ये तो बेकार है, किसी काम का नहीं है। हमने दो चीज खरीदा था, ये देखो ये कितना बढ़िया गति के साथ काम कर रहा है, बहुत तेजी से काम कर रहा है और बहुत एक्यूरेसी के साथ काम कर रहा है, तो इसका हम महत्व ज्यादा समझेंगे कि भाई ये महत्वपूर्ण है, इसका काफी महत्व है। और दूसरा वाला जो हमने खरीदा था, यार वो तो गति के साथ काम नहीं कर रहा है, काफी धीमे धीमे काम कर रहा है और गलत भी आंसर दे रहा है, गलत चीजों को बता रहा है, तो उसका महत्व कम हो जाएगा। उसको हम बाद में क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे, उसको फेंक देंगे। तो सबसे बड़ा इसका महत्व क्या है कि ये गति के साथ आपका काम करता है। कंप्यूटर बहुत तेजी और बिना गलती के गणना व डेटा प्रोसेसिंग करता है, बिना थके हुए करता है, कोई टाइम आपका वेस्ट नहीं करता है। तो सबसे इसका जो बड़ा इंपॉर्टेंस है, बड़ा महत्व है वो यही है। पहला पॉइंट आपको यही लिखना है, ये क्या करता है? गति के साथ और सटीकता के साथ क्या करता है? हमारा काम करता है, इसीलिए इसका ज्यादा महत्व है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट दिख रहा होगा आपको कि डेटा भंडारण यानी कि डेटा स्टोरेज। अब डेटा स्टोरेज में क्या है देखिए, बहुत बड़ी मात्रा में जानकारी को सुरक्षित और संगठित तरीके से स्टोर कर सकता है। जैसे आपके दिमाग की मैं बात करूं, आपके दिमाग का ही एग्जांपल ले रहा हूं या फिर अपने दिमाग का ही, कि हम क्या कर सकते हैं? लिमिटेड डेटा को ही स्टोर करते हैं। अभी मान लीजिए कि हम फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई की है, सेकेंड सेमेस्टर में गए तो फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा क्या हो गया? हमारे दिमाग से खल्लास हो जाएगा, पूरा मिट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, जैसे आपका दिमाग पे आपके, अभी तो आप नॉर्मली अभी तो कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, जैसे आपके एग्जाम का टाइम सेकेंड सेमेस्टर का आएगा तो फर्स्ट सेमेस्टर की लगभग सारी चीजें आपके दिमाग से इरेज हो जाएंगी, आपके दिमाग से मिट जाएंगी, आपके दिमाग से हट जाएंगी, आपके दिमाग से चली जाएंगी, आपके दिमाग में वो नहीं रहेंगी। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कि आपके दिमाग की ये बात हो गई, अब कंप्यूटर की ओर आते हैं तो कंप्यूटर जो भी चीज स्टोर करेगा वो उसमें मिटने या फिर हटने या फिर भूलने का कोई डर नहीं रहेगा। वो बड़ी मात्रा में जितना उसका स्टोरेज होगा उतनी बड़ी मात्रा में आपकी जानकारी को सुरक्षित तरीके से रख सकता है, उसको स्टोर कर सकता है। तो ये भी इसका एक महत्व है कि भाई हमें कोई जानकारी स्टोर करनी है, हमारे पास दिमाग है या फिर कोई और चीज है जहां पर हम स्टोर कर सकते हैं, तो वहां पे स्टोर नहीं हो रहा है या फिर लिमिटेड चीजें ही स्टोर हो पा रही हैं। लेकिन कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में हम ज्यादा चीजों को स्टोर कर पा रहे हैं, देर तक चीजों को स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपने क्लाउड का नाम सुना होगा या फिर ड्राइव का नाम सुना होगा, इंटरनेट पे ही आप चीजों को ऑनलाइन तरीके से आपके डेटा वगैरह हो गए उसको स्टोर कर सकते हैं। बस आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड याद रहना चाहिए। जहां भी आप किसी दुनिया के किसी कोने में है वहां पे अगर इंटरनेट है तो उस चीज को, उस फाइल को आप एक्सेस कर सकते हैं, आपके सामने कोई समस्या नहीं आएगी। जो बच्चे चलाते होंगे जानते होंगे। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कभी आप फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, हो सकता है कि आपको ना मालूम है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आइडिया आपको दे ही दूं, हो सकता है कई सारे बच्चों को ना मालूम हो। जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आता है या फिर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, चाहे आपका जीकअप का डॉक्यूमेंट्स हो गया, क्या हो गया, चाहे आपका जीकअप का डॉक्यूमेंट्स हो गया, ठीक है, चाहे आपका B2P का जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गया, तो जब भी आपका रिजल्ट आएगा या फिर एडमिट कार्ड या फिर जो भी चीज है, तो आप क्या करेंगे, एक आपका आता है गूगल, आप मोबाइल फोन में सर्च कर लेंगे प्ले स्टोर में जाकर के, ठीक है, ड्राइव आता है, इसमें 15 GB आपको फ्री मिलेगा। ठीक है, आप ऑनलाइन तरीके से अपने सारे रिकॉर्ड को यहाँ पे बस आपको अपलोड कर देना है। सिंपल सा प्रोसेस होता है, कुछ करना नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपकी गैलरी में कोई चीज है, ठीक है, कोई फाइल है, कोई फोटो है, कोई PDF है, कुछ भी है, इसको क्या करेंगे, आप ड्राइव में ले जाकर के अपलोड कर देंगे। जैसे ड्राइव में अपलोड कर देंगे, वो हमेशा आपका जिंदगी भर के लिए, जब तक आपका मोबाइल रहेगा और आपके पास इंटरनेट रहेगा, इस चीज को आप एक्सेस कर सकते हैं, कभी भी आपका ये इरेज नहीं होगा। ठीक है, इसमें कर देंगे। जैसे मैं भी खुद यही काम करता हूं कि जो भी मेरे पास डिटेल्स रहते हैं, जो भी नई चीजें आती हैं, जैसे मान लीजिए कोई
मैं कहीं पे गया, कोई मुझे रसीद मिला या फिर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिला, मैं तुरंत उसको क्या करता हूँ, ड्राइव में डाल देता हूँ। क्योंकि अगर आपका फ़ोन के स्टोरेज में है, अगर आपका फ़ोन के स्टोरेज में है, तो ये फ़ोन का स्टोरेज क्या हो सकता है मोबाइल ख़राब हो जाए, हो सकता है कि कभी कोई समस्या आ जाए, फिर मोबाइल चोरी हो जाए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा इरेज हो जाएगा। लेकिन इसमें रहेगा तो आपके सामने कोई समस्या नहीं आएगी। तो जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे अर्थात सेकंड सेमेस्टर के बच्चे अभी इस लेक्चर को देख रहे होंगे, वो ये काम जरूर कर लेंगे कि जितने भी आपके फाइल डॉक्यूमेंट्स हैं, आप मोबाइल फ़ोन में उसको कभी नहीं रखना है। उसमें रख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये आपका ड्राइव में रहेगा। तो ड्राइव में मतलब क्या है, आपको ज़रूरत है तो इसको फिर से कॉपी कर लीजिए, अर्थात कर लिए फिर से इसको फाइल में भी सेव कर सकते हैं, इसको शेयर भी कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये आपका इंटरनेट पे एक तरीके से इंटरनेट पे सेव रहता है और इसमें कोई समस्या नहीं है। ये आपका हर एक मोबाइल में आप केवल प्ले स्टोर पे जाकर के सर्च करेंगे गूगल ड्राइव या फिर केवल ड्राइव सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा एप्लीकेशन। इसी पे आपको सारी चीज़ों को स्टोर करना है और मैं भी ऑलमोस्ट सारे डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें यहीं पे स्टोर करता हूँ। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इसका इसलिए है क्योंकि यहाँ से कभी डिलीट होने का चांस नहीं है। अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाए, ख़राब हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करिए, जो जीमेल आपने लॉगिन किया था, चलिए कोई चोरी करके ले गया या फिर गुम हो गया या फिर कहीं ख़राब हो गया, तो वो जीमेल तो आपको क्या करना है, मान लीजिए मोबाइल तो ख़राब हो गया आपका, वो तो चला गया, तो आपको जीमेल याद है, अर्थात करिए कि आपको अपना ईमेल आईडी याद है और उसका पासवर्ड याद है। तो आप इसको जैसे ही फिल करेंगे उसके बाद से फिर से ड्राइव वाले सेक्शन में जाएंगे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, तो उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बस आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड याद रखना है। ये काम सभी बच्चों को जरूर कर लेना है, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या होता है, जब बच्चे आगे बढ़ते जाते हैं फिर उनके पास पीछे का रिकॉर्ड नहीं रहता है। कभी कभी बच्चे एडमिट कार्ड ढूंढने लगते हैं, कभी कोई जरूरत पड़ती है तो, या फिर जीकअप के कुछ डॉक्यूमेंट्स ढूंढने लगते हैं, या फिर फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट वगैरह ढूंढने लगते हैं, या फिर कई सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं जिसको बच्चे ढूंढने लगते हैं। वहां पे आपका हमेशा के लिए सेव रहेगा। तो ये काम सभी बच्चों को अपने स्तर से जरूर कर लेना है, ठीक है। तो कंप्यूटर का महत्व क्या है कि ये आपका भारी मात्रा में डेटा को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, उसका करिए कि भंडारण करता है, अर्थात उसको सेव करता है। फिर देखिए स्वचालन, इसका एक और महत्व है। क्या महत्व है? स्वचालन, जैसे बैंकिंग हो गया या फिर फैक्ट्री हो गया या फिर ऑफिस हो गया आदि में दोहराए जाने वाले कामों को स्वचालित करता है। अर्थात जैसे आपने अभी फिलहाल में रोबोट वगैरह का नाम सुना होगा कि कंप्यूटर की सहायता से रोबोट वगैरह जो बनाए गए हैं वो ऑटोमेटिक आपके काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें एक और इसका महत्व है कि आपके काम को थोड़ा सा आसान कर दे रहा है, या फिर जो नॉर्मल काम होते हैं रिपीट करना है उसको अभी कंप्यूटर के द्वारा आप ऑटोमेटिक पे सेट कर देंगे, वो आपका काम करते जाएगा। तो इसका एक और बड़ा महत्व है कि भाई कहिए कि अपने आप ही वो आपके काम को करता रहेगा। जब अपने आप ही वो आपके काम को करेगा तो आपके सामने भी आसानी होगी और लेबर की भी कम जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो ज्यादा काम, जैसे मान लीजिए कि किसी काम के लिए 5 लेबर लगाए गए हैं, ये अकेले बैठ करके और रिपीट करके आपके काम को कर दे रहा है, तो लेबर की भी कमी, करिए कि लेबर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्थात करिए कि ये काम को आपके ऑटोमेटिक काम को आपके करता रहेगा। जो भी आपका काम हो, बैंक में हो, फैक्ट्री में हो, ऑफिस में हो, जो दोहराए जाने वाले काम है उसको ऑटोमेटिक वो करता रहेगा। जैसे किसी मान लीजिए कि कंप्यूटर की सहायता से किसी हमने रोबोट को सेट कर दिया कि यहाँ से आपको यहाँ जाना है, फिर यहाँ से ये सामान उठा करके यहाँ लाना है, ठीक है। तो वो काम अगर रिपीटेबल है कि जाना है उठा करके लाना है, जाना है उठा करके लाना है, तो उसको सेट कर दिया गया है कंप्यूटर की सहायता से, उसको प्रोग्राम कर दिया गया है, उसको सेट कर दिया गया है। अब रोबोट आपका ये काम करते रहेगा, रोबोट आपका ये काम करते रहेगा। तो इससे क्या होता है, ऑटोमेशन अर्थात ऑटोमेटिक आपके काम वगैरह होते रहते हैं। तो इसका भी काफी ज्यादा कंप्यूटर का इसलिए महत्व है कि हाँ, इससे करिए कि स्वचालन अर्थात करिए कि जो आपके काम है वो ऑटोमेटिक तरीके से होते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से देखिए नेक्स्ट है आपका संचार, कम्युनिकेशन में तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हाँ, इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में संपर्क और सूचना साझा करना आसान बनाया है। अर्थात करिए कि इंटरनेट के माध्यम से करिए कि दुनिया भर में संपर्क और सूचना साझा करना आसान बनाया है, जैसे ईमेल, वीडियो कॉल या फिर सोशल मीडिया। तो इसका भी काफी ज्यादा महत्व है कंप्यूटर का इसमें कि हाँ, इंटरनेट की सहायता से करिए कि दुनिया भर से लोग जुड़ते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे ईमेल भेजना हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो। जैसे पहले की बात करें, जब आपका ये वीडियो कॉल वाला ऑप्शन नहीं था मोबाइल फोन में या फिर कंप्यूटर में, तो पहले क्या करते थे लोग, जाते थे ऐसे नॉर्मल वॉइस कॉल पे बात करते थे। अब तो लगता है जैसे कोई विदेश में, तो लगता है कि अरे घर ही पे तो बैठे हैं, फेस टू फेस ऐसे बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर शिक्षा में आपको बताने की जरूरत नहीं है, शिक्षा में इसका महत्व है। ऑनलाइन लर्निंग हो गया, डिजिटल जो आपने उपयोग में देखा वही डिजिटल लाइब्रेरी हो गया, शैक्षिक सॉफ्टवेयर और रिसर्च के लिए महत्व उपकरण हो गया। तो शिक्षा में भी कंप्यूटर का काफी ज्यादा महत्व है। रोजगार और उद्योग की बात करें तो लगभग हर क्षेत्र में, चिकित्सा हो, इंजीनियरिंग हो, डिजाइन हो, व्यापार हो, कंप्यूटर अनिवार्य हो गया है, जिससे नए रोजगार भी पैदा हुए हैं, रोजगार गए भी हैं कुछ और रोजगार पैदा भी होते हैं। जैसे आपके मान लीजिए कि कॉलेज में ही मान लीजिए कि 5 कंप्यूटर है, तो 5 कंप्यूटर चलाने के लिए कोई स्टाफ चाहिए होगा, ठीक है। बच्चे जिस पे आप पढ़ते होंगे, जैसे आपका
इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम है, पता नहीं आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल कराया जाएगा या फिर नहीं, लेकिन कई सारे कॉलेज में कुछ सिखाया जाता है, बच्चों को कुछ बताया जाता है, तो उनके पास नॉलेज होती है, तो वहाँ पे स्टाफ की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो रोजगार भी ये देता है। फिर मनोरंजन में इसका महत्व है ही, फिल्म वगैरह, संगीत वगैरह, गेम्स वगैरह, डिजिटल आर्ट वगैरह आदि का निर्माण और उपयोग कंप्यूटर से ही होता है। फिर सुविधा और उत्पादकता, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, टिकट हो गया, बुकिंग हो गया, दस्तावेज बनाना, ये सब काम आसान और तेज हुए हैं, ये आपके कंप्यूटर के उपयोग से और कंप्यूटर के महत्व से ही हो, तो महत्व से ही अर्थात कंप्यूटर के उपयोग से ही हुए हैं। तो ये क्या है, कंप्यूटर के आपके महत्व है, ठीक है, जितने उपयोग देखे आपने उसी टाइप के आपके महत्व भी होते हैं कि हाँ ये काम इस तरीके से तेजी से करेंगे और ये काम कर सकते हैं, इसलिए इसका महत्व काफी ज्यादा है। तो उपयोग और महत्व को हमने क्या कर लिया, देख लिया, समझ लिया। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखिए एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के लाभ क्या क्या है, तो वही जो आपने महत्व देखा उसी टाइप का ये आपका लाभ है। जिससे कंप्यूटर क्या करता है, अत्यधिक तेजी और गति के साथ आपके काम को करता है। क्या करता है, हाई स्पीड, अर्थात कंप्यूटर बहुत तेज गति से कार्य करता है। यह जटिल से जटिल गणनाओं को कुछ ही सेकंड में पूरा कर देता है, जिसे मनुष्य द्वारा करने में घंटों या दिनों लग सकते हैं। फिर दूसरा क्या है, सटीकता और विश्वसनीयता। यह करिए कि एक बार में सही प्रोग्राम और डेटा दिए जाने पर कंप्यूटर गलती के बिना काम करता है। इसके परिणाम अत्यधिक विश्वसनीय होते हैं, अर्थात गलत होने की संभावना नहीं होती है, ये भी इसका बड़ा लाभ है। बड़ी मात्रा में डेटा का संग्रह यानी कि मास डेटा स्टोरेज, कंप्यूटर अपनी हार्ड डिस्क और अन्य मेमोरी में हजारों लाखों किताबों के बराबर डेटा स्टोर कर सकता है। इस डेटा को आसानी से तुरंत एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है, तो इसका भी बड़ा लाभ है भाई। पूरे आपको जैसे मान लीजिए कि आप बुक वगैरह रखते हैं, जैसे आपके पास मान लीजिए 10 बुक है, ठीक है, कंप्यूटर क्या करेगा, उसको पीडीएफ फॉर्म में आसानी से हमेशा के लिए सेव कर सकता है, नहीं उसमें पेज का झंझट, नहीं फटने का, नहीं कहिए कि गुम होने का, उसके पास हमेशा वो क्या रहेगा, स्टोर रहेगा, ठीक है, तो ये भी इसका एक बड़ा लाभ है। जैसे आपने इंपॉर्टेंस और उपयोग वगैरह पढ़े, सेम उसी प्रकार से वही चीजें हैं आपके लाभ में भी, बस आपको कहिए कि जो हेडिंग है, नोट्स पॉइंट्स है, उसको बस आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं, चौथा है स्वचालन में मैंने आपको बताया है कि कंप्यूटर पूरी तरह से स्वचालित मशीन है, या बिना रुके, बिना थके और बिना मानवीय हस्तक्षेप के निरंतर कार्य कर सकता है। फिर संचार सुविधा भी देता है। इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर ने दुनिया भर के लोगों को जोड़ दिया। ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सोशल मीडिया से सोशल मीडिया से किसी से भी तुरंत संपर्क किया जा सकता है। फिर डेटा सुरक्षा की बात करें, पासवर्ड और एन्क्रिप्शन जैसी तकनीकों का उपयोग करके कंप्यूटर में संवेदनशील डेटा को सुरक्षित रखा जा सकता है, अर्थात उसमें लीक होने की संभावना नहीं रहती है, काफी कम होती है। फिर बहुमुखी प्रतिभा, यानी कि कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हाँ केवल कैलकुलेटर उपयोग करेंगे उसमें, तो कैलकुलेटर ही मतलब वो अनेकों प्रकार के आपका कार्य कर सकता है। डिजाइनिंग हो, कोई डेटा उसमें स्टोर करना हो, कोई काम करना हो, कोई चीज आपको ढूंढना हो, सारे काम कर सकता है। तो कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है। एक ही कंप्यूटर से गेम खेलना, दस्तावेज बनाना, गाना सुनना, फिल्म देखना और प्रोग्रामिंग करना संभव है। फिर लागत दक्षता, लंबे समय में कंप्यूटर कागज, मैन पावर और समय की बचत करके लागत करिए कि कम करता है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई चीज स्टोर रखना है, मान लीजिए कि 10 साल के लिए, तो कोई बुक आप मान लीजिए कि 10 बुक खरीद करके रख रहे हैं, तो वो हो सकता है कि आपका पेज फट जाए, पेज का खर्चा भी आएगा, बुक का खर्चा आएगा। आप पीडीएफ फॉर्म में कंप्यूटर में लंबे समय तक सेव कर सकते हैं, ठीक है। मैन पावर, आपकी पावर को, जैसे आप कोई काम करेंगे, एनर्जी वेस्ट होगी, कंप्यूटर वो काम करेगा 10 साल तक। मान लीजिए किसी चीज को रख रहा है, तो आप रखेंगे, उसको देखेंगे, उसको रखेंगे तो फिर देखना पड़ेगा, उसको करिए कि साफ सफाई उसकी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस आपने कंप्यूटर में सेव कर दिया है, वो आपका हमेशा रहेगा और समय आपका बचाता ही बचाता है। तो ये सारे क्या है, इसके लाभ है। जैसे आपने उपयोग को पढ़ा और महत्व को पढ़ा, उसी प्रकार से आपके लाभ भी है, लगभग वही हेडिंग है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब डिसएडवांटेज थोड़ा सा देख लेते हैं। भाई आपने एडवांटेज तो देख लिया कि हाँ एडवांटेज, इसके लाभ ये है। अब जिसके लाभ होते हैं उसकी कुछ ना कुछ हानियां होती हैं। तो इसके क्या क्या हानि है कंप्यूटर के, तो यहाँ देखिए, पहला आपका है कि अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यानी कि बेरोजगारी। कारखानों और ऑफिसों में स्वचालन के कारण, जो ऑटोमेटिक मशीनें आ गई हैं, के कारण कई मैनुअल नौकरियां समाप्त हो गई है। उदाहरण के लिए रोबोट्स ने असेंबली लाइन के कई श्रमिकों की जगह ले ली है। असेंबली लाइन मतलब जैसे आपके जो काम वगैरह होते हैं रोबोट के द्वारा किसी कंपनी में, कि हाँ यहाँ पे ये मशीन है, या फिर कहिए कि कोई कार बन रहा है, कोई डिजाइन मान लीजिए कोई कार ही बन रहा है, ठीक है, इसमें कहिए कि नट बोल्ट वगैरह लगाना है, तो ये सारे काम क्या कर दिए गए हैं, आपके रोबोट के द्वारा कर दिए गए। रोबोट आते हैं, जहां जहाँ पे उनको प्रोग्राम कर दिया गया है, जहां जहाँ पे जो काम करना है, जो लगाना है, वो काम वो कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है भाई, जो वो वहाँ पे श्रमिक थे, जो काम करने वाले थे, उनकी वहाँ पे जरूरत नहीं है, बस एक लोग चाहिए कि हाँ इसको देख रेख के लिए, और जितने थे जो काम करते थे उनको हटा दिया गया है। तो इससे बेरोजगारी क्या होती है, कंप्यूटर के आने से आपके जो काम ऑटोमेटिक होते जा रहे हैं, तो इससे आपके क्या होती है, बेरोजगारी बढ़ती जाती है। फिर देखिए आपका नेक्स्ट क्या है, स्वास्थ्य समस्याएं। भाई कंप्यूटर के सामने लंबे समय तक बैठे रहने से आंखों में तनाव, भाई अब दिन भर मान लीजिए कि गेम खेल रहे हैं, फिर मूवी भी देख रहे हैं, तो आंखों में दर्द होगा, फिर पीठ में दर्द होगा, कलाई में दर्द होगा,
फिर उसके बाद से और मोटापा जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, ये भी एक इसका काफी बड़ा नुकसान है। एक नुकसान तो आपका बेरोजगारी है कि हाँ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। फिर दूसरा क्या है, आप लंबे समय तक कंप्यूटर या फिर मोबाइल या फिर इंटरनेट वगैरह कंप्यूटर मोबाइल वगैरह यूज कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपकी आंखों में भी दर्द होगा, आपकी आंखें खराब भी हो सकती हैं। पीठ में दर्द होना, अगर आप दिन भर करिए कि बैठ करके गेम ही खेल रहे हैं या फिर के वीडियो वगैरह भी देख रहे हैं मोबाइल में, करिए कि फिल्म वगैरह ही देख रहे हैं, तो आपके पीठ में भी दर्द होगा। कलाई में भी ज्यादा टाइपिंग कर रहे हैं तो कलाई में भी दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। और मोटापा जैसी समस्या क्या हो जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, धीरे धीरे आप क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, एकदम कलिए कि काफी ज्यादा मोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी इसके कलिए कि एक नुकसान है, काफी बड़ा कलिए की हानि है काफी बड़ी कंप्यूटर की। फिर देखिए साइबर अपराध, आपने नाम तो सुना होगा, जैसे हैकिंग हो गया, पहचान की चोरी हो गया, यहाँ पे देखिए चोटी हो गया शायद, हैकिंग हैकिंग हो गया, फिर पहचान की चोरी हो गया, फिशिंग हो गया और वायरस हमले जैसे साइबर अपराध कंप्यूटर तकनीक के कारण ही संभव हुए हैं, जिससे लोगों को वित्तीय और व्यक्तिगत नुकसान होता है, अर्थात करिए कि कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे साइबर अटैक होता है तो कभी कभी कई लोगों का कंप्यूटर हैक हो जाता है, पूरा डेटा गायब हो जाता है, पूरा डेटा लीक हो जाता है। ठीक है, चाहे उसमें फोटो हो, वीडियो हो, जो भी चीजें हैं वो लीक हो जाती है, तो ये भी इसका एक काफी बड़ा नुकसान है, काफी बड़ी हानि है कि इससे आपकी जो व्यक्तिगत चीजें हैं, जो पर्सनल चीजें हैं, वो आपकी क्या हो जाती है, लीक हो जाती है। ये भी एक इसकी करिए कि इसका काफी बड़ा नुकसान है। फिर देखिए डेटा उल्लंघन, यानी कि देखिए निजी और वित्तीय जानकारी ऑनलाइन लीक हो सकती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो भी आपकी जानकारी है भाई आप कंप्यूटर पे सेव कर रहे हैं, इंटरनेट कंप्यूटर पे या फिर मोबाइल में, तो आपकी उसमें तो सेव हो जा रही है, लेकिन कोई आपका मान लीजिए कि हैक कर लिया या फिर आपके डेटा को चुरा लिया, ऑनलाइन तरीके से धोखाधड़ी होती है। या फिर ये नहीं सुना होगा आपने, तो ये तो सुना ही होगा कि हाँ मेरा आपके पास फोन आता होगा केबीसी से, मैं केबीसी से बोल रहा हूँ, आपकी लॉटरी लग गई है। तो जो पहले के जो नॉर्मल पुराने जमाने के लोग होते हैं उनके पास जानकारी होती नहीं है, वो कुछ ओटीपी भेजते हैं और इस ओटीपी पे क्लिक करते हैं, आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली होता है। तो इस तरीके से चलती है, काफी बड़ी हानि होती है, काफी बड़ा नुकसान होता है। तो ये सारे इसके नुकसान वगैरह हैं कि निजी जानकारी भी आपकी लीक हो जाती है। देखिए निजी और वित्तीय जानकारी ऑनलाइन लीक हो सकती है। कंपनियां और सरकारें हमारे ऑनलाइन व्यवहार पर नजर रख सकती हैं, जो भी आपके गवर्नमेंट है या फिर जो कोई कंपनी है, तो हमारी कंपनी कोई आपको लैपटॉप दी है या फिर अभी आपने संचार साथी जो ऐप आ रहा है वो भी सब में इंस्टॉल रहेगा, तो इस पर क्या करेगी गवर्नमेंट, आप पे नजर रखेगी कि आप क्या कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं। जीपीएस के माध्यम से सब उनको पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट को पता चल जाएंगे। ठीक है, जिससे निजी यानी कि आपकी प्राइवेसी हनन होता है भाई, जाहिर सी बात है, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि हम कहीं जा रहे हैं गलत काम करने, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, तो हम घर वालों को बता करके थोड़ी जाएंगे कि हाँ जा रहे हैं गलत काम करने। ठीक है, किसी गलत प्लेस पे जा रहे हैं तो घर वालों को थोड़ी बता करके जाएंगे कि हम किसी गलत प्लेस पे जा रहे हैं। लेकिन जो आपका अभी संचार साथी शायद जो ऐप है, शायद हो सकता है नाम यही है, मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं, यही शायद नाम है, साथी संचार या फिर संचार साथी करके ही है, वो हर एक मोबाइल में आपका इंस्टॉल रहेगा। तो उससे आप क्या कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और किस लोकेशन पे जा रहे हैं, जीपीएस के माध्यम से सारी चीजें पता चल जाएंगी उनको। ठीक है, हालांकि वो गवर्नमेंट तो डायरेक्टली लीक नहीं करेगा, जब कोई मामला होगा तभी वो आपको बताएगा कि हाँ आप नहीं यहाँ पे गए थे, ये किए थे। लेकिन नॉर्मली अगर आप ऐसे सोचेंगे, आपको अगर कहीं जाना है, किसी मैं गलत जगह की बात कर रहा हूँ, आपको किसी गलत जगह पे जाना है, तो आप घर पे बात, हालांकि गलत जगह पे जाना नहीं चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए कि आप जा रहे हैं किसी कारणवश या फिर कोई काम आ गया है, फिर किसी और कारण की वजह से आप जा रहे हैं, तो आप घर वालों को तो बता करके नहीं जाएंगे कि हम जा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को मालूम रहेगा कि हाँ आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। तो ये काफी बड़ी हानि है कि हाँ आपकी प्राइवेसी के लिए कि यहाँ पे सुरक्षित नहीं रहती है। ठीक, लीक होने का खतरा ज्यादा रहता है। फिर वायरस और मेलवेयर हमले, ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हाँ कंप्यूटर वायरस और मेलवेयर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं, डेटा को चुरा सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, जिससे बड़ा नुकसान हो सकता है। निर्भरता और आलस्य, लोग कंप्यूटर पर इतना अधिक निर्भर हो गए कि छोटे छोटे कामों के लिए भी उसकी मदद लेते हैं। इससे शारीरिक गतिविधि कम हो गई है और लोग आलसी होते जा रहे हैं। जैसे आपको आपके पास मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपके पास ही मान लीजिए कि कोई ऑनलाइन बुकिंग वाला कोई स्टोर है, क्या है आपके पास ही कोई, आपके पास मान लीजिए कि आप जहाँ रहते हैं आपके पास कोई ऑनलाइन स्टोर है। ठीक है, और ये आपका घर है। ठीक है, अब आप सोचेंगे मान लीजिए कि आपको 20 रुपये का या फिर 50 रुपये का कोई चॉकलेट यहाँ से मंगाना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ऑनलाइन बुकिंग का ऑप्शन होगा तो यहीं से बुक कर देंगे, सोचेंगे अरे क्या बाहर निकले, धूप है, ये है वो है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका आलस्य बढ़ते जाएगा, अर्थात जो भी काम आपका नॉर्मल छोटे मोटे भी काम हो गए तो आप सोच रहे हैं कि अरे मोबाइल से, अरे कंप्यूटर से ही हो जाए, क्या हम मैनुअली ये काम करें, क्या बाहर जाए, क्या वहां जाना पड़ेगा, एनर्जी वेस्ट होगी। ठीक है, तो अब इससे क्या हो रहा है,
आलस्य बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे लोग क्या होते जा रहे हैं, आलसी होते जा रहे हैं, और जितने आलसी होंगे उतना उनके स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो निर्भरता और आलस्य भी कह लीजिए कि काफी ज्यादा हो रहा है कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट के चलते, कि लोग आलसी होते जा रहे हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए। फिर चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए पर्यावरण पर प्रभाव, यानी कि पुराने कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के पुर्जे वगैरह हो गए, उसको आप फेंकेंगे इधर उधर, वेस्ट करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपके इन्वायरमेंट अर्थात कहिए कि आपके पर्यावरण को भी कहिए कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। उसमें कहिए कि जो जहरीली गैसें वगैरह कई सारी चीज़ें होती है कंप्यूटर सिस्टम में भी, जिससे कहिए कि काफ़ी ज़्यादा पर्यावरण जो है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, उसको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और इसमें विषैले आपके पदार्थ वगैरह भी होते हैं, जैसे आपने अभी दिल्ली में देखा होगा, सुना होगा, वहाँ का जो कहिए कि पर्यावरण है, वातावरण है, कितना ज़्यादा भी कहिए कि दूषित है। उसकी वहाँ की हवा जो है कितनी ज़्यादा, फिलहाल की बात करें तो कितनी ज़्यादा खराब है। लोग एक दिन में, जहाँ तक बताया गया है, आपने भी सुना होगा कि एक दिन में लगभग बिना सिगरेट पिए 17 सिगरेट वो पी रहे हैं। जैसी वहाँ की हवा है, जो सांस ले रहे हैं, तो एक दिन में लगभग 17 के आसपास सभी बच्चे, सभी लोग जो भी दिल्ली में रहते हैं वो सिगरेट पी रहे हैं, जो कि आपने न्यूज वगैरह में देखा होगा, सुना होगा। ठीक है, तो कंप्यूटर से भी कई सारे इसमें पार्ट्स वगैरह होते हैं, जिसको फेंकने पे कहिए कि इधर उधर फेंक देते हैं, तो इसमें कहिए कि विषैले पदार्थ वगैरह होते हैं, तो इससे भी कहिए कि पर्यावरण को भी काफी ज्यादा नुकसान होता है। और सामाजिक अलगाव तो बनेगा ही बनेगा, जाहिर सी बात है भाई। लोग वर्चुअल दुनिया में इतना व्यस्त हो गए हैं कि वास्तविक दुनिया में के सामाजिक संबंध और आमने सामने की बातचीत कम होती जा रही है, जिससे सामाजिक अलगाव की भी भावना पैदा हो सकती है। जैसे आपको भी कोई काम है, आपके पड़ोसी हो चाहे जो भी हो, आपके रिश्तेदार ही हो, तो पुराने जमाने में जब आपका मोबाइल कंप्यूटर इंटरनेट नहीं होगा, तो आप जाते होंगे मैनुअली उनसे, कहिए कि आप फिजिकली मिलते होंगे, मिल करके आते होंगे। आप क्या मोबाइल से, हाँ व्हाट्सएप पे, हाँ आना है, चलिए ये भेज दे रहा हूँ, अच्छा 10,000 चाहिए, चलिए भेज दे रहा हूँ, अच्छा ये काम है, चलिए करा दे रहा हूँ, या फिर जो भी काम हो, आप क्या कर रहे हैं, आप ऑनलाइन तरीके से ही सारे काम कर ले रहे हैं, फिजिकली ना ही मिल रहे हैं, ना ही कहीं जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, सामाजिक अलगाव, अर्थात समाज से आप धीरे धीरे अलग होते जा रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद से देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर पीढ़ी। ठीक है, पीढ़ी क्या होती है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे आपने सुना होगा कि हाँ ये मेरे दादा की पीढ़ी का है, ये मेरे परदादा की पीढ़ी का है। इसी प्रकार से कंप्यूटर में जैसे जैसे विकास होता गया, बस आपको ये याद रखना है, पीढ़ी का मतलब है कंप्यूटर में क्या, कि कंप्यूटर में जैसे जैसे विकास होता गया। एग्जाम्पल के लिए समझिए, मान लीजिए कि मैं सन 1900 में मैंने क्या किया, मैं 1900 मान लीजिए, ठीक है, सन 1900 में मैंने एक क्या किया, कंप्यूटर बनाया। मैंने, ठीक है, किसने, मैंने बनाया एक कंप्यूटर। ठीक है, सन 1900 में मैंने एक कंप्यूटर बनाया, जिसमें जो स्टोरेज था वो 5 GB था। कितना था, 5 GB था। स्टोरेज कितना था, 5 GB। ठीक है, 5 GB स्टोरेज था। नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूं कि मैं मान लीजिए, सपोज कीजिए एग्जांपल के लिए, कि मैंने सन 1900 में, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, सन 1900 में एक कंप्यूटर बनाया नॉर्मल सा, जिसमें स्टोरेज 5 GB था। ये 1 घंटे में क्या करता था, 1 घंटे में आपके 10 काम को करता था। एग्जाम्पल के लिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, फिर से देखिए, चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया, आपका मान लीजिए कि 1940 आ गया। ठीक है, 1940 आ गया। 1940 में एक अनुभवी, काफी एक्सपीरियंस जैसे आप आ गए। ठीक है, आपने भी एक कंप्यूटर बनाया। क्या किया, आपने भी एक कंप्यूटर बना दिया। तो आपने जो कंप्यूटर बनाया उसमें कितना आप स्टोरेज कर सकते थे, कितना आप स्टोर कर सकते थे, ऐसे लिख दे रहा हूं बस। इसकी स्टोरेज पावर क्या थी, आपने जो बनाया इसमें आपकी स्टोरेज पावर 500 GB आ गई। कितनी GB आ गई, 500 GB आ गई। फिर उसके बाद से एक दिन में ये कितना काम करता था, या फिर 1 घंटे में, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक दिन में 10 काम करता था, ये आपका एक दिन में 100 काम करने लगा। फिर से उसके बाद से तीसरा, मान लीजिए कि ये चलते गया, ये वाला आपका चलते गया। उसके बाद से एक कोई तीसरा पर्सन आया। ठीक है, 1900 मान लीजिए कि 80 में, एग्जाम्पल के लिए 1980 में आया। उसने क्या किया, एक कंप्यूटर बनाया। उसमें जो उसने कंप्यूटर बनाया, उसमें जो स्टोरेज पावर थी वो उसकी क्या थी, 1000 GB थी। ठीक है, हाँ 1000 GB तक आप चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। और वो एक दिन में 1000 काम करने लगा। ठीक है, एक दिन में 1000 काम करने लगा। तो इसी चीज को कंप्यूटर में जनरेशन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए, पहले में क्या था, जो कंप्यूटर था उसका स्टोरेज पावर कम था, अर्थात कहिए कि कम चीजों को कहिए कि स्टोर कर पाता था, बस 5 GB तक स्टोर कर पाता था, और एक दिन में 10 काम करता था। तो 1900 से लेकर के 1939 तक, 1900 से लेकर के 1939 तक
क्योंकि ये आपका पहली बार कंप्यूटर, मान लीजिए हमने पहली बार ही कंप्यूटर बनाया, इससे पहले दुनिया में कंप्यूटर था ही नहीं, तो 1900 में हमने बनाया, इतने स्टोरेज के साथ एक दिन में 10 काम करता था, और उसके बाद से कोई दूसरा पर्सन आ गया 1940 में, उसने दूसरा बना दिया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये आप हमारा पहला जनरेशन हो जाएगा। पहला जो जनरेशन अर्थात करिए कि विकास के चरण पे ही जनरेशन करिए कि कंप्यूटर का करिए कि वर्गीकरण किया जाता है। जनरेशन की बात करें तो 1900 से लेकर के 1939 तक क्या किया हमने, ये हमारा पहला जनरेशन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1940 में दूसरा जनरेशन आ गया, क्योंकि दूसरे जनरेशन जब आया तो उसमें कंप्यूटर आपके छोटे भी हो गए, या फिर कहिए कि स्टोरेज क्षमता भी बढ़ गई, ठीक है, और एक दिन में वो ज्यादा काम करने लगे। तो इसी बेस पे कहिए कि कंप्यूटर का जो जनरेशन है, इसी बेस पे इसका निर्धारण होता है, उसके विकास के बेस पे। तो यहाँ पे देखिए 1900 से लेकर के 1939 तक ये आपका फर्स्ट जनरेशन हो जाएगा। फिर 1940 से लेकर के और 1980 तक है, तो 1900 आपका 79 तक, 1940 से लेकर के 1979 तक आपका दूसरा जनरेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद से 1980 से लेकर के और अब तक, मान लीजिए कि अभी तक वही कंप्यूटर चल रहा है, तो 1980 से लेकर के और प्रेजेंट टाइम तक आपका तीसरा जनरेशन हो गया। कहने का सीधा मतलब है कि कंप्यूटर में जैसे जैसे विकास होते गया, मान लीजिए कि मैंने कोई कंप्यूटर बनाया किसी सन में, जब तक वो चला ठीक है, उसके बाद से किसी दूसरे ने बना दिया इससे एडवांस लेवल का कंप्यूटर, तो वो आपका दूसरे जनरेशन में आ गया। उसके बाद से इसके बाद से ये चलते गया, कोई तीसरा पर्सन आया और कंप्यूटर को और अच्छे तरीके से बना दिया, उसमें और विकास कर दिया और कंप्यूटर में एडवांस टेक्नोलॉजी को डाल दिया, तो वो तीसरे जनरेशन में आ जाएगा। इसी प्रकार से कोई और आया, उसने कंप्यूटर को और अच्छे तरीके से बना दिया, एडवांस लेवल का बना दिया, तो वो चौथे जनरेशन में आ गया। कहने का सीधा मतलब है कंप्यूटर में जैसे जैसे विकास होते गया, वैसे वैसे क्या होते गया, उनको अलग अलग जनरेशन में बांट दिया गया उनके विकास के आधार पे, ठीक है। तो यही आपका जनरेशन है। देखिए कंप्यूटर जनरेशन का अर्थ है, क्या अर्थ है भाई, कंप्यूटर जनरेशन का अर्थ है कंप्यूटर के विकास के विभिन्न चरण, ठीक है। बस आपको यही पॉइंट याद रखना है, कंप्यूटर के विकास के विभिन्न चरण, जिनमें से प्रत्येक नई पीढ़ी में तकनीकी बढ़ती गई, कार्य क्षमता भी उसकी बढ़ती गई और आकार में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। कंप्यूटर जनरेशन का मतलब क्या है, कंप्यूटर के विकास के विभिन्न चरण, जिनमें से प्रत्येक नई पीढ़ी, जो भी आपकी नई पीढ़ी आती गई, तो उसमें कंप्यूटर की तकनीक भी बढ़ती गई, कार्य क्षमता भी बढ़ती गई और आकार में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। पहले के जो कंप्यूटर होते थे, एक एक रूम का, आपने सुना होगा, एक एक रूम इतने बड़े होते थे। फिर इसके बाद से दूसरे जनरेशन में आए, थोड़े छोटे हो गए, तीसरे में और छोटे हो गए, चौथे में और छोटे हो गए, पांचवें में इतने छोटे हो गए, जैसे आप लैपटॉप वगैरह मोबाइल वगैरह चलाते होंगे, वो सारे कंप्यूटर कितने छोटे हो गए। और पहले समझिए कि आपने फर्स्ट लेक्चर को अगर आपने देखा होगा, 27 टन, लगभग 4 हाथियों को बराबर एक आपका कंप्यूटर होता था, पूरे रूम में आपका भरा हुआ रहता था, बड़े बड़े जो रूम होते थे उसमें आपका भरा हुआ रहता था। तो आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हो गए। सेकेंड जनरेशन में जैसे आया तो और थोड़ा सा छोटा हो गया, स्टोरेज पावर थोड़ी सी ज्यादा हो गई, काम करने की थोड़ी सी क्षमता ज्यादा हो गई। थर्ड जनरेशन में आया तो और थोड़ा सा छोटा हो गया और पावर ज्यादा हो गई। फोर्थ में आए तो और थोड़ा सा छोटा हो गया और ज्यादा पावर हो गई और उसमें टेक्नोलॉजी वगैरह आ गई, ठीक है। तो इसी बेस पे जो वर्गीकरण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर की पीढ़ी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बस आपको ये पॉइंट याद रखना है। कौन सा पॉइंट, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत बस मैं आपको मोटा मोटी आइडिया के लिए बता दे रहा हूँ कि कंप्यूटर के विकास के विभिन्न चरण। जब भी आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में बताइए, तो आप क्या कहेंगे, कंप्यूटर जनरेशन, अर्थात कंप्यूटर पीढ़ी आपको नहीं लिखना है, जनरेशन का जनरेशन ही लिखना है। कंप्यूटर जनरेशन का अर्थ है कंप्यूटर के विकास के विभिन्न चरण, जिनमें से प्रत्येक नई पीढ़ी, जो भी आपकी नई पीढ़ी आती गई, उसमें तकनीक बढ़ती गई, कार्य क्षमता बढ़ती गई और आकार में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। आकार छोटा होता गया, पहले के कंप्यूटर बड़े बड़े थे, धीरे धीरे छोटे होते गए। यानी ऐसे समझिए, जैसे जैसे समय बीतता गया कंप्यूटर और भी बेहतर और स्मार्ट होते गए। इस पूरे सफर को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर जनरेशन कहते हैं। सिंपल चीज है या फिर नहीं, ठीक है। तो अभी तक की बात करें, कंप्यूटर को कितने चरण में बांटा गया है, कंप्यूटर को कितने जनरेशन में बांटा गया है, तो 5 जनरेशन में बांटा गया, ठीक है। अभी तो आपका छठा भी आ गया, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इन 5 जनरेशन के बारे में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, एक बार मैं आपको दिखा दूं। यहाँ तक तो आप कंप्यूटर पीढ़ी के बारे में समझ गए, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये जो आपका फर्स्ट वाला इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो आपका समाप्त हो गया कि कंप्यूटर क्या है, उसका इतिहास क्या है, पहले कंप्यूटर कौन से थे, आईटी का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर का इंपॉर्टेंस क्या है, यूज क्या है, ठीक है, उसकी लाभ क्या है, उसकी हानि क्या है। ये आपका बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया। जो दूसरा आपका ऑफिशियल सिलेबस का टॉपिक है वो आपका कंप्यूटर जनरेशन के बारे में है। और ये आपका वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का ये पॉइंट है। इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो जिस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, बस आपको देख लेना है, एक बार देखेंगे आप पीडीएफ फॉर्म में तो आप सारी चीजें देख ही लेंगे, बस एक बार लेक्चर को देख लेंगे, आपके दिमाग में सारी चीजें फिट होती जाएंगी। कहाँ किस जनरेशन में माउस कब आया, सीपीयू
कब आया, प्रिंटर वगैरह कब आई, ये सारी चीज़ें आपकी किस जनरेशन में आई, कौन सी चीज़ें किस जनरेशन में आई और क्या क्या सुधार वगैरह हुआ कंप्यूटर में, क्या क्या बदलाव वगैरह हुए। ठीक है, आईसी, माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स, ये कब कब के लिए आपके अप्लाई हुए, किस जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी चीज़ें लगी हुई थी आईसी के फॉर्म में प्रोसेसिंग करने के लिए, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स, नए बुक भी आ गए हैं, ओरिजिनल बुक, ये सारी चीज़ें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल बोर्ड पेपर भी देखने को मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताता ही हूँ, ये सारी चीज़ें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे मिनिमम चार्जेज में देखने को मिल जाएंगी। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।